देन हम अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसको HPLC कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारे रिसर्च सेंटर्स में पड़ा होता है, जिससे हम डिफरेंट कंपाउंड की डिटेक्शन और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट है। अभी जो इंडस्ट्री के टूर पे जो कुछ बच्चे गए होंगे जिन्होंने इंडस्ट्रियल टूर किया होता है, उन्होंने देखा भी होगा कि HPLC के का प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट QC QA लैब्स में पड़ा होता है। ठीक है, आगे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की हम बात करें तो इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है ना, उसमें वो कॉलम में होता है। ठीक है, और उस कॉलम का एक एंड जो होता है वो प्रेशराइज्ड लिक्विड एलिमेंट या मोबाइल फेज जिसको हम कहते हैं उसके साथ अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी अगर हम थ्योरी देखें, आज हम ओवरव्यू देखेंगे HPLC का ओवरऑल, और कल मैं आप लोगों को इसके डिटेल कहाँ से याद करना है, कैसे याद करना है वो बताऊंगी। आज हम इस पूरे टॉपिक का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरी की हम बात करें जिस पर ये बेस करता है तो वो एड्सॉर्प्शन है। एड्सॉर्प्शन का मैं पहले भी आप लोगों से जिक्र कर चुकी हुई हूँ कि एड्सॉर्प्शन ऐसे है कि जैसे ये एक क्या है, सरफेस है और इसके ऊपर कोई आके चीज लग जाए। ठीक है, ये सॉरी इन साइड में बन गया, ये समझे, इस साइड इधर आके कोई चीज, और ये क्या है, ये अब्जॉर्प्शन है और ये क्या है, एड्सॉर्प्शन है। ये अब्जॉर्प्शन है। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो मेन प्रिंसिपल है वो इसका एड्सॉर्प्शन ही है। तो कहते हैं कि जब मैं ना मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, जब हम किसी भी कंपोनेंट के मिक्सचर को किसी कॉलम HPLC कॉलम में इंट्रोड्यूस करते हैं, दे ट्रेवल अकॉर्डिंग टू रिलेटिव अफिनिटी। वो क्या करते हैं, अपनी रिलेटिव अफिनिटी की वजह से ट्रेवल करते हैं टूवर्ड्स स्टेशनरी फेज। वो स्टेशनरी फेज की तरफ कैसे ट्रेवल करते हैं, थ्रू देयर रिलेटिव अफिनिटी टूवर्ड स्टेशनरी फेज। ये तो हमने पहले भी बहुत पढ़ी हुई है कि जिसकी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा अफिनिटी हो वो बाद में हमारे पास एल्यूट होता है, और जिसकी कम अफिनिटी हो वो क्या होता है, पहले एल्यूट एल्यूट हो जाता है। द कंपोनेंट हैविंग लेस अफिनिटी टूवर्ड स्टेशनरी फेज ट्रेवल फास्टर। कहते हैं वो कंपोनेंट जिनकी इतनी अफिनिटी नहीं होती स्टेशनरी फेज के साथ, तो वो कहते हैं कि वो क्या ट्रेवल करते हैं, फास्टर ट्रेवल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखें, सिंस नो एलिमेंट नो कंपोनेंट हैव द सेम, कहते हैं कोई भी ऐसे दो कंपोनेंट नहीं होते कि जिनकी स्टेशनरी फेज की तरफ अफिनिटी एक जैसी हो। अगर अफिनिटी एक जैसी हो फिर तो उनकी सेपरेशन ही हमारे पास डिफिकल्ट हो जाए ना, वो सेपरेट ही ना हो। ठीक है, तो अफिनिटी जो होती है वो सेम नहीं होनी चाहिए दो कंपोनेंट्स की। दो ऐसे कंपोनेंट हमें HPLC में नहीं यूज करने चाहिए जिनकी अफिनिटी क्या है, सेम है। कहते हैं कि इट रिलायज ऑन पंप टू पास अ प्रेशराइज्ड लिक्विड सॉल्वेंट कंटेनिंग द सैंपल मिक्सचर थ्रू अ कॉलम फिल्ड विद सॉलिड अब्जॉर्बर। कहते हैं कि ये पंप होता है हमारे पास HPLC। दरअसल इसमें दूसरी क्रोमेटोग्राफी से डिफरेंस ही ये है कि इसमें हाई प्रेशर लिक्विड जो होता है ना वो डाला जाता है। और हाई प्रेशर लिक्विड कैसे डाला जाता है, थ्रू पंप ही डाला जाता है। जो कोई पंप ही है जो इसको इजेक्ट करता है, तो वो पंप कहाँ इसको इजेक्ट करता है, वो इसको कॉलम में इजेक्ट करता है जिसके अंदर कोई सॉलिड अब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा होता है। ठीक है, आगे HPLC की भी TLC की तरह दो ही टाइप्स हैं, नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज। नॉर्मल फेज में हमारे पास स्टेशनरी फेज पोलर होता है और मोबाइल फेज नॉन पोलर, और रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज नॉन पोलर और मोबाइल फेज पोलर होता है। उसके बाद प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं, ये किस किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो बच्चे ये एड्सॉर्प्शन इसका प्रिंसिपल है, आयन एक्सचेंज इसका HPLC का प्रिंसिपल है, और साइज एक्सक्लूजन साइज एक्सक्लूजन इसका प्रिंसिपल है। देन हम लोग इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास आ जाता है कि इसमें पंप होता है, एक मिक्सिंग यूनिट होता है, एक सॉल्वेंट डीग्रेजिंग सिस्टम लगा होता है, उसके बाद इंजेक्टर होता है, कॉलम होता है और डिटेक्टर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग देखें, सबसे पहले इसकी डायग्राम, इंटरनल डायग्राम। तो इसमें ना ये दो हमारे पास लगे होते हैं होल्डर, जिनके अंदर हम सॉल्वेंट A और सॉल्वेंट B को क्या करते हैं, पुट करते हैं। उसके आगे एक पंप होता है, पंप इसको क्या करता है, इनको लेता है सॉल्वेंट्स को यहाँ पे, और फिर कहाँ चला जाता है, मिक्सिंग यूनिट में चला जाता है। पंप से ये दोनों पंप होंगे और मिक्सिंग यूनिट में जाएंगे जहां इनकी मिक्सिंग होगी।
आगे आ गया है ये डीग्रेजर। इधर ये डीग्रेजर लगा होता है, ये सॉल्वेंट को डीग्रेज करता है। ये सैंपल इंजेक्टर लगा होता है, यहाँ से सैंपल इंजेक्ट होता है। और फिर आगे कॉलम लगा होता है जिसके अंदर से ये गुजरता है। कॉलम के अंदर क्या होती है? स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज होती है। ओके, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है? तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर क्या करता है? डिटेक्टर डिटेक्शन करता है, ये उसका मेन पर्पस ही ये होता है। और उसके बाद एंड पे हमारे पास कोई हमने कंप्यूटर डिवाइस लगाई होती है जिसपे हमें इसका रिजल्ट या स्पेक्ट्रा क्या हो जाता है, मिल जाता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इसके एक एक कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे, जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। आज हम इसका ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, कल मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी चीज कहाँ से याद करनी है, ठीक है। ये ओवरव्यू अगर आपको याद है तो एचपीएलसी का कुछ भी आ जाता है तो आपको लिखना आएगा। अगर आप थ्योरेटिकल बहुत लंबा ये टॉपिक नहीं भी करते, आप यही कर लेते हैं तो तब भी आपको चीजें याद होंगी। उसके बाद अगर पंप की बात करें तो पंप क्या करता है? वो लिक्विड मोबाइल फेज को फोर्स करता है कि वो कॉलम में से किसी स्पेसिफिक फ्लो रेट के साथ क्या हो, मूव करें, ठीक है। आपको पंप का काम ही क्या होता है? पंप का काम ही ये होता है कि उसने क्या कराना है, मूव कराना है मोबाइल फेज को थ्रू अ स्टेशनरी फेज इन द कॉलम एट अ स्पेसिफिक फ्लो रेट। आगे इसकी जो कहते हैं नॉर्मल फ्लो रेट होता है वो 1 से 2 ml पर मिनट होता है। मतलब 1 मिनट के अंदर एचपीएलसी में से कितना लिक्विड ट्रेवल कर रहा है? 1 से 2 ml। अब डिफरेंट टाइप होती हैं, कांस्टेंट फ्लो, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स होते हैं, सिरिंज टाइप पंप्स होते हैं, न्यूमेटिक पंप्स होते हैं। आगे हम इसकी बात करेंगे, कल इनकी हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे जो मैंने टाइप्स पढ़ा बताई हैं आपको। आज हम बस इनके नाम ही पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आगे मिक्सिंग यूनिट। मिक्सिंग यूनिट ये होती है कि वो यूज टू मिक्स सॉल्वेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। वो क्या करता है? मिक्सिंग यूनिट में सॉल्वेंट को डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स किया जाता है और देन उनको कॉलम में से पास किया जाता है। आगे कहते हैं दो टाइप के मिक्सिंग यूनिट होते हैं। लो प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर एक होता है, लो प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर। और विच और लो प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर जो होता है वो क्या करता है? वो हीलियम को यूज करता है सॉल्वेंट की डीग्रेजिंग करने के लिए। अब डीग्रेजिंग की क्यों की जाती है? ताकि बबल फॉर्मेशन जो हाई प्रेशर की वजह से क्रिएट हो रही है वो क्या हो, खत्म हो। क्या हो? बबल फॉर्मेशन। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि सॉल्वेंट डीग्रेजिंग क्यों की जा रही है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि क्योंकि हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बबल्स की फॉर्मेशन होती है। बबल्स की फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम सॉल्वेंट डीग्रेजिंग करते हैं। जब लो प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर यूज करते हैं तो उसके अंदर हम हीलियम को क्या करते हैं, एज अ सॉल्वेंट डीग्रेजर यूज करते हैं। उसके बाद आज की हाई प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर कहते हैं कि अब जो लो प्रेशर में तो हमने हीलियम यूज की, लेकिन हाई प्रेशर मिक्सिंग चैम्बर्स जो होते हैं उनको हीलियम उनके लिए सॉल्वेंट डीग्रेजिंग के लिए यूज नहीं होती। उसके बाद कहते हैं मिक्सिंग अ सॉल्वेंट इज डन ईदर विद स्टैटिक। कहते हैं कि जहाँ तो इसको हम स्टैटिकली मिक्सचर से हम कर लेंगे, ठीक है। ये स्टैटिक मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर बीड्स और डायनामिक मिक्सचर लगे होते हैं। वो क्या करते हैं? वो मैग्नेटिक स्टिरर्स को यूज करते हैं एंड ऑपरेट ऑन हाई प्रेशर। वो हाई प्रेशर पे ऑपरेट होते हैं और वो क्या करते हैं? वो मैग्नेटिक स्टीरर्स को यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग। उसके बाद आगे हमारे पास सॉल्वेंट डिग्रेजिंग क्या होती है। सॉल्वेंट डिग्रेजिंग की हम बात करें तो कहते हैं सेवरल गैसेस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कहते हैं बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। व्हेन द सॉल्वेंट आर फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर गैस बबल्स आर फॉर्म। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट है जब वो उनको हाई प्रेशर पे हम पंप करते हैं तो उनके अंदर गैस बबल फॉर्म होते हैं। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई है, आर फॉर्म विच विल इंटरफेयर विद सेपरेशन प्रोसेस टीडी बेसलाइन एंड शेप एज द ऑफ पीक। कहते हैं कि ये जो बबल फॉर्मेशन होती है ना हमारे पास, जो सेपरेशन हो रही होती है कंपोनेंट्स की, उसके साथ भी इंटरफेयर कर सकती है और शेप ऑफ पीक भी हम के साथ भी क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट डीग्रेजिंग को प्रेफर करते हैं कि वो एचपीएलसी में परफॉर्म की जाए। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चे, आई थिंक सो इधर उधर हुआ है लेकिन मैं एक दफा मुझे देख लेने दे। ये सॉल्वेंट डीग्रेजिंग के बाद ना एक और मतलब ना ये डिफरेंट इसकी ना प्रोसीजर है सॉल्वेंट डीग्रेजिंग के लिए। एक होती है वैक्यूम फिल्ट्रेशन, ठीक है।
वैक्यूम फिल्ट्रेशन में होता है कि हम विच कैन रिमूव एयर बबल बट इट इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। कहते हैं कि वैक्यूम फिल्ट्रेशन भी एयर बबल्स को यूज कर रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। कहते हैं कि इट इज ऑलवेज, ये मतलब ये ऑलवेज रिलायबल नहीं होती। कहते हैं कि और जब हम लो प्रेशर की बात करते हैं तब हीलियम को यूज करते हैं, लेकिन हीलियम वाला प्रोसेस जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। और अल्ट्रासोनिफिकेशन भी करते हैं बबल्स को रिमूव करने के लिए। उसके बाद कहते हैं अल्ट्रासोनिफिकेशन क्या करता है। अल्ट्रासोनिफिकेशन अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी को अल्ट्रा मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है ताकि रिमूव किया जा सके बबल्स को। और ये तीनों प्रोसेस हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट डिग्रेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंजेक्टर। आप लोगों को मैंने ऊपर जो डायग्राम दिखाई है, डिग्रेजर के बाद क्या लगा होता है, सैंपल इंजेक्टर ही लगा होता है। वो क्या करता है, लिक्विड सैंपल को इंजेक्ट करता है मोबाइल मोबाइल फेस के अंदर, ठीक है। टिपिकली सैंपल का वॉल्यूम कहते हैं कि 50 to 20 माइक्रोलीटर होना चाहिए। ये माइक्रो पिपेट्स हमारी लैब में मौजूद होती हैं। माइक्रोबायोलॉजी में पैथो की लैब में आप लोगों ने वो पिपेट्स देखी होंगी, माइक्रो पिपेट्स जिनके ऊपर प्रॉपर रीडिंग लिखी होती है। माइक्रो लीटर्स में वो इंजेक्ट करती हैं सैंपल को। उनके जरिए हम क्या करेंगे, इतना सैंपल लेंगे और वो सैंपल इंजेक्टर के थ्रू हम इंजेक्ट कर देंगे। द इंजेक्टर मस्ट आल्सो बी एबल टू विद स्टैंड विद हाई। कहते हैं कि इंजेक्टर हाई प्रेशर पे स्टैंड करना चाहिए। और ओके, मतलब इंजेक्टर इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं लिक्विड सिस्टम में कौन कौन से इंजेक्टर होते हैं। एक सेप्टम इंजेक्टर होता है और एक स्टॉप फ्लो इंजेक्टर होता है, ठीक है। ये आप लोग सिर्फ आज नाम पढ़ें, कल इंशाल्लाह हम सुधा से इसकी प्रॉपरली हम थ्योरी देखेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सी चीजें यहाँ से याद करें और कौन सी उधर से ऐड करनी है। ये आपके लिए मैंने ओवरव्यू के लिहाज से ये टॉपिक लिखा है ताकि आप लोगों को एचपीएलसी की बेसिक्स तो समझ आ जाए, ठीक है। फिर हम इसकी डिटेल भी करेंगे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगी आप डिटेल नहीं कर पाएंगे। ओके, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी बहुत है, पूछा भी बहुत जाता है। और यही नहीं कि आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कल को कोई भी बच्चा अगर किसी रिसर्च सेंटर या इंडस्ट्री में जॉब करता है तो उसको एचपीएलसी की बेसिक्स पता होना ही जरूरी है। उसके अलावा अगर आपको कोई ये बोले कि आपने एचपीएलसी आप कहीं हमने कभी ना देखी ना सुनी, फिर ये बातें होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये समझना बहुत जरूरी है। कॉलम कॉलम की हम बात करते हैं तो कॉलम कहते हैं किस तरह का होना चाहिए। कहते हैं कॉलम की जो लेंथ होती है वो 50 से 5 to 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो कॉलम का डायमीटर है वो 2 to 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो पार्टिकल साइज जिससे कॉलम बना हुआ है वो 1 to 20 माइक्रोमीटर होना चाहिए। और पार्टिकल की नेचर ये होनी चाहिए कि वो स्फेरिकल और यूनिफॉर्म साइज पोरस मटेरियल आर यूज्ड। ये इसकी नेचर होनी चाहिए जिससे हमने कॉलम बनाना है, उस पार्टिकल की ये नेचर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि हमारे पास इधर इंजेक्टर लगा होता है, इंजेक्टर से बाद कॉलम होता है। आप लोगों ने ना एक बात याद रखनी है कि एचपीएलसी के अंदर एक हमारा गॉड कॉलम लगा होता है। अब इस पे पूरा एक नोट आता है, ठीक है। ये एनालिसिस में गॉड कॉलम पे पूरा नोट आता है। इंशाल्लाह कल इसकी भी डिटेल मैं आपको सुधा से करवाऊंगी। और जो है ना, बस आपने ये याद रखना है कि हमारे जो स्पेसिफिक कॉलम होता है उससे पहले एक गॉड कॉलम लगा होता है। और गॉड कॉलम के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो एज अ गार्ड वर्क करता है, जो एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट कॉलम के लिए वर्क करता है, उसको गॉड कॉलम कहते हैं। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ट्यूबिंग कहते हैं कि ये जो हमारे पास कॉलम लगा होता है इसकी मतलब जो मटेरियल होता है वो क्या होना चाहिए, वो किसका बना होना चाहिए। कहते हैं या तो ये स्टेनलेस स्टील का बना चाहिए होना चाहिए। ये कहते हैं कि मोस्ट पॉपुलर है ड्यू टू हाई प्रेशर कैपेबिलिटी, मतलब ये ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है इसलिए स्टेनलेस स्टील का ज्यादा यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास ग्लास का आना चाहिए या पीक। पीक कहते हैं पॉली ईथर ईथर कीटोन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पीक भी कहते हैं। उसके बाद पॉलीमर का होना चाहिए, किसी पॉलीमर का बना होना चाहिए, ठीक है। ये हमने देख लिया कि हमारा कॉलम का वो जो ट्यूब है कॉलम की, जो इस तरह से एक ट्यूब होती है, समझे, ये कॉलम एक कॉलम की ट्यूब है। तो ये किस मटेरियल की बनी होनी चाहिए, ये चीजें हमने देख ली, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट देखें डिटेक्टर। कहते हैं कि जो डिटेक्शन होती है ना वो बेस करती है बल्कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और सैल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये दो चीजों पर डिटेक्टर डिपेंड करता है। इंशाल्लाह कल हम डिटेक्टर्स को भी डिटेल से करेंगे। और डिटेक्टर का आपको उनको पता है कि डिटेक्टर रिस्पॉन्ड करता है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ सम, मतलब वो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है ये उसको रिस्पॉन्ड करता है। इट शुड बी सेंसिटिव टू एटलीस्ट 10⁻⁻⁸ एंड गिव अ limited response over a wide concentration range।
ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, बस आप लोग ने इसको एज इट इज पढ़ लेना है। और बाकी ये जितने भी डिटेक्टर्स हैं उनको हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें फोटोमेट्रिक आते हैं। फोटोमेट्रिक की भी आगे ढेर सारी एग्जाम है, सिंगल मल्टीपल वेरिएबल प्रोग्रामेबल डायोड। ये टॉपिक बहुत लंबा है, इस वजह से ये इसका ओवरव्यू कल सब पढ़ें, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या जो ऑनलाइन ले रहे हैं, सब इसका ओवरव्यू ये याद करें, ताकि आप लोगों को जब थ्योरी में इसकी लार्ज वाली पढ़ाऊं तो आपको वो ज्यादा ना लगे, ठीक है। आगे फ्लोरेसेंस डिटेक्टर्स होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है। यही इसके डिटेक्टर्स के नाम है और यही हमने कल डिस्कस भी करने हैं। उसके बाद इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये सिंपल है, रैपिड है, रिप्रोड्यूसिबल है, हाई परफॉर्मेंस है, हाई सेंसिटिविटी है, रैपिड प्रोसेस है, हाई सेपरेशन कैपेसिटी है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज जो है वो केमिकली इनर्ट है, वाइड वैरायटी ऑफ स्टेशनरी फेज है, इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो ये प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स को चेक करने के लिए यूज की जाती है, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोडक्ट के लिए, सेपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक फ्रॉम ब्रॉथ मिक्सचर। उसके बाद है बायो मॉनिटरिंग ऑफ ब्लूटेंट्स, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स इन ब्लड यूरिन। ये सारी इसकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी ये जो हमारा टॉपिक है ये इतना इसका ओवरव्यू था आज, मैं इसीलिए चाह रही थी कि ज्यादा स्टूडेंट इसको लें क्लास को, ताकि हम इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसको डिस्कस करें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट आज एब्सेंट हैं, वो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, वो मेरी बात सुने, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और जो है ना इंशाल्लाह फिर हम बाद में कल इसको डिस्कस भी करेंगे डिटेल से, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं वो क्वेश्चन भी ले लूंगी, ठीक है। खुदा हाफिज।